नेक्स्ट अपन देखते हैं। पहला हमने देख लिया, यहाँ पर हमने देख लिया क्रॉस सेक्शन डायमेंशन के बारे में हमने बात कर लिया। सेकंड अपन बात करते हैं एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो भी आप क्रॉस सेक्शन जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आरसीसी जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आप स्टील कितना डाल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, आरसीसी जो है वो कैसा आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें इसी पे डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट डाला है उसमें आपने बार्स जो डाली है उसका डायमीटर कैसा है और उसका ग्रेड कैसा है, ये सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूँ, AST से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? AST से, एरिया ऑफ स्टील। वो कितना डाला है हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, दो मेथड आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता है कि आप पहले मेथड से निकाल रहे हैं AST या फिर दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं। तो पहला जो मेथड है वो मैं आपको परसेंटेज ऑफ स्टील के थ्रू बताऊंगा। परसेंटेज ऑफ स्टील, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PT से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PT से और ये हमेशा परसेंट में आएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील से अगर मैं आपको बताया तो वो क्या है हमारे पास, मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 जो रहेगा वो आपका डायरेक्ट AST फॉर्मूला रहेगा। वो आपका क्या रहेगा आपके पास, डायरेक्ट AST फॉर्मूला रहेगा। बेसिकली ऐसा कोई दो मेथड है नहीं। ठीक है, कोई कोई क्या करता है, इसके थ्रू आपको AST निकालता है, कोई कोई डायरेक्ट AST का फॉर्मूला निकाल लेता है। वो एक्चुअली इसका नेक्स्ट स्टेप ही है। जो PT जो आप निकालोगे ना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप जो है वही आपके पास ये वाला है, लेकिन वो क्लियरली बुक में मेंशन नहीं करता है कि ये वाला जो फॉर्मूला वो आया कहाँ से। तो बेसिकली अगर आप दोनों से अगर आप डील करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो सेक्शन जो है वो 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? बैलेंस्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड। लेकिन आप मेरे को बताइए, ओवर रीइंफोर्स्ड में हमने डिज़ाइन किया क्या? ओवर रीइंफोर्स्ड में हम कभी डिज़ाइन करेंगे नहीं। ओवर रीइंफोर्स्ड जब भी कंडीशन आएगी, मैं क्या बोला था, दो चीज़ें बोला था, या तो उसका डेप्थ आप बढ़ा देना और उसको अंडर रीइंफोर्स्ड जैसे डिज़ाइन करना, नहीं तो फिर आप क्या कर लेना, उसको डबली रीइंफोर्स्ड बीम की तरह डिज़ाइन कर लेंगे। तो अभी तो मैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ा रहा हूँ, तभी वहाँ पर अपन जाते नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, दो सेक्शन। कौन कौन से? पहला जो सेक्शन बचा लिमिटिंग सेक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। दूसरा हमारे पास क्या बना, हमारे पास रहा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। दूसरा क्या रहा हमारे पास, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब देखिए हम हमेशा जब भी डिजाइन करेंगे, हम हमेशा डिजाइन किससे करेंगे, हमेशा URB से ही बनाएंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम ही बनाएंगे। हम कभी लिमिटिंग सेक्शन हम डिजाइन नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर आ गया ऐसा, अगर आपको क्वेश्चन में करने आ गया कि डिजाइन अब बैलेंस्ड सेक्शन अगर आप बोला, तब आप यहां से आप निकालना, इसके अंदर जो बताऊंगा वहां से आप निकालना लिमिटिंग सेक्शन के थ्रू। नहीं तो अगर आपको सिर्फ लिमिट डिजाइन करने के लिए बोला गया है तो आप हमेशा कैसा बनाओगे, आप उसको अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही आप उसको हमेशा बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्या बताया, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालना है। पहला जो मेथड है वो क्या है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज ऑफ स्टील वो क्या आपके पास, PT। परसेंटेज ऑफ जो स्टील जो है उसका फॉर्मूला होता है AST अपॉन BD इंटू 100। परसेंटेज ऑफ स्टील का मतलब क्या, आपके पास जो टोटल जो क्रॉस सेक्शन है आपका RCC का, जो क्रॉस सेक्शन जो है वो स्मॉल b इंटू ओवरऑल डेप्थ की बात कर रहा हूँ। जो टोटल जो क्रॉस सेक्शन है आपके पास RCC का, उसमें आपने उसका जो एरिया है उसके कितने % एरिया आपने क्या लगाया, स्टील लगाया, तो वो क्या आपके पास PT से डिनोट करता है। ठीक है, आपके पास जो टोटल जो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, वो जो एरिया, जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपके पास B इंटू ओवरऑल डेप्थ, उस टोटल एरिया में से आपने कितने % एरिया में आपने क्या लगाया, स्टील लगाया, वो क्या आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ स्टील अपॉन टोटल आपके पास क्या है, जो आपके पास एरिया है क्रॉस सेक्शन का, इनटू क्या हो जाएगा वो 100। ठीक है, यहाँ पर मैं इफेक्टिव डेप्थ लिया हूँ स्मॉल d। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या आपके पास PT का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप इसको टेबल नंबर 19 में IS 456 2000 से आप देख भी सकते हो कि वहाँ से आपको मिल जाएगा, इसका टेबल भी मिल जाएगा। ठीक है, PT का, PT और इसके रेस्पेक्ट में आपको टेबल भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। क्लियर, चलिए अब यहाँ से हमने PT तो फॉर्मूला देख लिया परसेंटेज ऑफ स्टील का। बात करते हैं हम लिमिटिंग सेक्शन में। लिमिटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेथड नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ,
मतलब हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं, AST। हम पहले कैलकुलेट करेंगे सीधा AST नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे क्या, PT। और PT भी मैं लिमिटिंग सेक्शन के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, PT लिमिटेड। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 41.36 इंटू FCK अपॉन FY इंटू K। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जब भी आप लिमिटिंग सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका जो परसेंटेज ऑफ स्टील का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा आपके पास, PT लिमिटेड कितना है आपके पास 41.36 FCK अपॉन FY इंटू K। अब ये आया कहाँ से, चलिए सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। 2 मेथड आपको बताया था, आपको वो बता दूंगा मैं, ठीक। चलिए यहाँ से अगर मैं देखूँ 41.36 इंटू K इंटू FCK अपॉन FY कैसे आया हमारे पास। अगर मैं लिमिटिंग सेक्शन की बात करूँ, लिमिटिंग सेक्शन आप MU लिमिट अगर मैं निकालूँ तो दोनों से हम निकाल सकते हैं, कंप्रेशन इंटू लीवर, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा 0.36 FCK B इंटू XU लिमिटिंग इंटू लीवर आर्म कितना है 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स कितना आता है हमारे पास, टेंसाइल फोर्स कितना आता है 0.87 FY इंटू AST, 0.87 FY इंटू AST। देखिए ये सब मैं बार बार रिपीट किया हूँ ना, कोई ऐसा मत बोल देना कि सर ये कहाँ से आया, तो गलत हो जाएगा। एनालिसिस मैंने पूरा करवा दिया था पहले के लेक्चर में, तो मैंने आपको कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, लीवर आर्म वगैरह मैंने सब आपको बता चुका हूँ। अगर अभी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है, और अगर आपने देखा है तो आपने उसको नोट डाउन नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा मत बोल देना सर ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है। टेंसाइल फोर्स कितना है हमारे पास 0.87 FY इंटू AST इंटू लीवर आर्म कितना 0.42 इंटू XU लिमिटिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों MU लिमिट के फॉर्मूला को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, क्योंकि आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, निकलेगा क्या आपके पास MU लिमिटिंग, बैलेंस सेक्शन के लिए, लिमिटिंग सेक्शन के लिए। दोनों को मैंने इक्वेट किया तो ये Z तो कैंसिल हो गया, C इक्वल्स टू T हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है AST निकालना है, मुझे क्या निकालना है AST। तो अगर मैं AST निकाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.36 FCK B इंटू XU लिमिटिंग अपॉन 0.87 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास FY, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 0.87 इंटू FY। यहीं पर XU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास K इंटू डी। XU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास K इंटू डी। तो यहाँ से मैं B और जो D है B इंटू डी जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे लेके आ रहा हूँ AST अपॉन BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.36 FCK इंटू K अपॉन 0.87 इंटू FY। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। PD क्या होता है हमारे पास, PD जो होता है क्या बताया था मैंने AST अपॉन BD इंटू क्या बताया था 100, और ये किस में आता है हमेशा परसेंट में आता है। तो AST अपॉन BD हमने निकाल लिया है, AST हमने अपॉन BD हमने निकाल लिया, कितना है 0.36 इंटू ये वाली जो वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 0.36 अपॉन 0.87, 0.36 अपॉन 0.87 इंटू कितना K इंटू FCK अपॉन FY इंटू क्या है हमारे पास 100, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करिए 0.36 अपॉन 0.87 इंटू 100 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 41.36 इंटू K इंटू FCK अपॉन FY। और ये कौन सा है, हमने किसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये सब क्या है लिमिटिंग कंडीशन है। ये क्या है हमारे पास PT लिमिट। PT लिमिट का मतलब ये है कि जब भी आप एक बैलेंस्ड सेक्शन बनाओगे, जब भी आप एक बैलेंस सेक्शन बनाओगे तो वहां पर उस बैलेंस सेक्शन में अगर आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला 41.36 इंटू FCK अपॉन FY इंटू K, ठीक है। समझ में आया कैसे निकाले हमने, C इक्वल्स टू T कर दिया तो वहां से हमने AST अपॉन BD देखे तो PT हो जाता है, और सबको अगर आप इंटू मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 41.36 इंटू K इंटू FCK अपॉन FY। यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास लिमिटिंग कंडीशन में परसेंटेज ऑफ स्टील जब आप बैलेंस सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप अंडर इनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो यहाँ पे अब यहाँ पर तो लिमिटिंग आएगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ PT मिलेगा। IS 456-2000 ने सीधा सीधा इसका फॉर्मूला दे दिया है, कोई वरी करने की नीड नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला आपको
याद भी नहीं करना है, आप सिर्फ IS कोड निकालेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको ले जाने का पूरा पूरा अलाउड है, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे अच्छा ये हो जाता है ना, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में प्रिपेयर करते हैं तो आपको RCC में ना कोई भी वैल्यू आपको फॉर्मूला आपको याद करने की नीड नहीं होती है, सारी चीज़ IS कोड में होती है। तो आप IS कोड लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो PT का फॉर्मूला आपको IS कोड में गिवन है कितना, 50/FCK/FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU/FCK इंटू BD स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास किसका, परसेंटेज ऑफ स्टील, किसके लिए, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। कहाँ से आपके पास IS कोड में आपको गिवन है, डायरेक्ट अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए आपको बता दिया गया है PT का फॉर्मूला। क्लियर, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ से डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे। आप लिमिटिंग सेक्शन बना रहे हैं तो PT लिमिट आप यहाँ से निकालेंगे, अगर आप अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है आपके पास तो आपका PT का जो फॉर्मूला आप वहाँ से ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, एक्चुअली क्या चाहिए मुझे, एक्चुअल में क्या चाहिए मुझे, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आपको PT आपको पता है, और आपने एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट से पहले आपने क्या निकाला था, क्रॉस सेक्शन निकाल लिया था आपने। तो PT का फॉर्मूला क्या होता है, AST/BD × 100। तो आपने ये वाला इसके पहले निकाल लिया था, D रिक्वायर्ड विड्थ के बारे में हमने बात कर ली थी, और अभी आपने क्या निकाला, PT भी आपने निकाल लिया। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, अब यहाँ से आप AST एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट जो है वो आप निकालेंगे। क्लियर, समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ से क्या किया, PT लिमिट निकाल लिया था, अंडर रिइंफोर्स्ड है तो PT आपने निकाल लिया है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको यहाँ से IS कोडल प्रोविजन जो देता है आपको मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील का मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, लिमिटिंग और अंडर रिइंफोर्स्ड दोनों के लिए सेम है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, ये कहाँ पे दिया आपको, IS 456/2000 कोडल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, कोडल प्रोविजन बोलते हैं इसे। ये आपको डायरेक्ट IS 456 में गिवन है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो है PT वो कितना होना चाहिए आपके पास, 85/FY से ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब आपके पास जितना भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ स्टील जितना भी प्रोवाइड कर रहे हो वो 85/FY परसेंटेज में आएगा ना, ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। इससे ज़्यादा वैल्यू आपकी होनी चाहिए इसकी या फिर इसकी, ठीक है। PT की जो आपकी जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए आपके पास, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर FE 250 के बारे में बात करूँ, सिमिलरली FE 415 के बारे में बात करूँ, FE 500 के बारे में बात करूँ, तो यहाँ से आप मेरे को PT मिनिमम की वैल्यू बता देंगे, कैसे आएगी। यहाँ पर आप 85 कितना रखेंगे, यहाँ पर 250 के लिए 85/250 वैल्यू कैलकुलेट करिए। 85/250 कितना होता है आपके पास, 85/250 आप वैल्यू कैलकुलेट करिए तो कितना होगा आपके पास, 0.34%, ठीक है। सिमिलरली आप 415 के लिए पुट करेंगे तो 85/415 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.20%, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0.17%। मतलब आपने यहाँ से जो आपने चाहे लिमिटिंग हो चाहे वो अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो, ठीक है, अगर आप FE मान लीजिए 415 निकाल रहे हैं तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो हमेशा 0.2% से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। 0.2% से आपके पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप FE 250 के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका जो वैल्यू जो आना चाहिए वो 0.34% से क्या होना चाहिए आपके पास, ज़्यादा आना चाहिए। क्लियर है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील समझ में आया। अच्छा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हम देते क्यों हैं, ये भी तो क्वेश्चन है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्यों दिए हैं, क्योंकि जो लोड का जो इफेक्ट आ रहा है उसको रेजिस्ट तो करना पड़ेगा ना। आपको पता है कि आपके पास जो कंक्रीट जो आपके पास जो RCC है उसमें कंक्रीट क्या होता है आपके पास, टेंशन में वीक होता है, टेंशन में वीक होता है तो क्या होगा आपके पास, टेंशन में फेल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम कितना स्टील आपको प्रोवाइड करना ही करना चाहिए, तो मिनिमम आपको इतना परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड तो करना ही
चाहिए। सिमिलरली क्या होता है आपके पास, स्नैपिंग फेलियर वगैरह भी होते हैं स्टील में, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम क्या होना चाहिए आपके पास, ये जो परसेंटेज है आपका, जो पीटी की जो वैल्यू आई है वो इस परसेंटेज से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, सिमिलरली एक और इसके बारे में बात करें, अगर मिनिमम के बारे में बात किए तो मैक्सिमम के बारे में भी करना पड़ेगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास, पीटी मैक्सिमम जो होती है आपके पास, पीटी मैक्सिमम जो होती है वो आपके पास होती है 4% ऑफ ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये कितना होना चाहिए आपके पास, 4% ऑफ ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल के बारे में बात करो मतलब कितना, 0.04 इंटू बी इंटू कैपिटल डी, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेंगे, वहाँ पर हम क्या लेंगे, ओवरऑल डेप्थ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, पी टी मैक्स कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू बी इंटू कैपिटल डी आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्यों दे रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्यों दे रहे हैं। देखिए अगर आप क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन में अगर आप, मैं बताऊं, आप इसमें बहुत ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए स्टील, तो क्या हो जाएगा, स्टील की जो स्पेसिंग जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ज़्यादा स्टील उस कम एरिया में अकोमोडेट करना, मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा स्टील का, सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। ज़्यादा पास आएंगे तो आप जब कंक्रीट को जब आप प्लेस करोगे ना, तो कंक्रीट अच्छे से प्लेस नहीं होगा आरसीसी में, ठीक है। जब आप क्या करोगे, पहले फॉर्म वर्क वगैरह करोगे, उसके बाद कंक्रीट को जब प्लेस करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर प्लेसमेंट जो रहेगी उसमें प्रॉब्लम आएगी, अच्छे से इवनली क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अगर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई तो। दूसरी चीज़ क्या होगा, आपने ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा अगर आप स्टील प्रोवाइड कर दियो तो क्या होगा, आपके पास कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, फालतू का आप क्या कर रहे हो, उसमें स्टील ज़्यादा प्रोवाइड कर दे रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक बार आप लगा दी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार लगाए, वो तो पूरे स्ट्रक्चर पे जाएगा ना, पूरे स्ट्रक्चर बीम जहाँ जहाँ पे गई है हर जगह पे वो बार क्या होगा आपके पास मूव करेगा, तो क्या होगा आपके पास कॉस्ट भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आया। तो ये क्या था आपके पास मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में क्या बताया मैंने कि आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लीजिए लिमिटिंग कंडीशन और अंडर इनफोर्स कंडीशन के लिए। पीटी अगर आप निकाल लिए, आपको क्या निकालना है, एएसटी निकालना है। तो आपको पता है पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100। आपको पीटी पता है, आपको क्रॉस सेक्शन तो हमने पहले वाले स्टेप पे निकाल लिया था, ये क्या है हमारे पास, ये तो दूसरा स्टेप है डिज़ाइन का। तो आपको बी और डी भी पता है, तो आप वहाँ से क्या कर लोगे, एएसटी आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये क्या था आपके पास, दो फॉर्मूले थे, ठीक है, मेथड नंबर 1। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ, मेथड नंबर 2 में क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला मेथड नंबर 2 में कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेना एएसटी के, ठीक है, एएसटी के आप क्या कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेना। तो अगेन मैं क्या बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग बैलेंस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, या फिर लिमिटिंग सेक्शन की, ठीक है। तो एएसटी का जो फॉर्मूला होता है बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। एएसटी का फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए, जब भी आप एएसटी निकालेंगे तो अभी क्या हो रहा था, हम पीटी निकाल रहे थे, फिर पीटी निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, एएसटी को फाइंड आउट कर रहे थे। क्यों, पीटी का फॉर्मूला क्या है, एएसटी अपॉन बीडी। हमने पीटी निकाला, उसके बाद हम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से। सेकंड वाले इस मेथड में ऐसा बोलता है, ऐसा कुछ मत करो, आप सीधा क्या करो, आप एएसटी निकाल लो, सीधा क्या करिए आप एएसटी निकाल लिए। एएसटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, आप एक यहाँ से निकाल सकते हैं 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू लिमिट अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई। कैसे आया ये वाला फॉर्मूला, आप कंप्रेसिव फोर्स इंटू टेंसाइल फोर्स कर देना। तो ये ऊपर वाला क्या आपके पास कंप्रेसिव फोर्स है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। तो आपको यहाँ से एएसटी मिल जाएगा बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन यूज़ करो इसलिए यहाँ पर एक्स यू क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, एएसटी इक्वल्स टू एमयू लिमिट अपॉन 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कैसा आया, आपको पता है बैलेंस सेक्शन में अगर मैं एमयू लिमिट निकालूंगा, एमयू लिमिट क्या होता है आपके पास, इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई इंटू लीवर आप डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिट। आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, दोनों समझ में आया।
आप पहले वाले कहाँ से निकाले आपने, c इक्वल्स टू टी कर दिया, सेकेंड वाला क्या कर लिया आपने, mu लिमिट निकाल लिया किसके रेस्पेक्ट में, टेंसाइल फोर्स के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यहाँ से आपके पास जो AST आएगा वो आपने AST निकाल लिया। क्लियर। थर्ड जो फॉर्मूला होता है आपके पास AST का, वो होता है आपके पास FCK अपॉन 2 इंटू FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu लिमिट अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ये B इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास। ठीक है, आप क्या करिए यहाँ से PT वगैरह कुछ भी कैलकुलेट मत करिए, PT वगैरह कुछ भी मत निकालिए, आप सीधा सीधा क्या करिए, ये तीनों में से आपको जो भी सुइटेबल लग रहा है वो वाला फॉर्मूला क्या करिए आप पुट करिए, और आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको सीधा सीधा आपको यहाँ से AST मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये वाला इतना बड़ा फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया है। ठीक है, ये वाला जो IS कोड में जो फॉर्मूला जो दिया है ना, PT क्या होता है आपके पास, AST अपॉन BD इंटू 100 होता है। ठीक है, इंटू 100 होता है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, 50 डिवाइड बाय 100 किया, AST अपॉन BD इंटू 100 जो था वो 100 को मैं इधर लेके आया, तो 50 डिवाइड बाय 100 किया तो कितना हो गया ये, डिवाइड बाय 2, और AST अपॉन BD को क्या किया मैंने, यहाँ पर फेंक दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, PT इंटू क्या हो जाएगा, ये जो आया था BD हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था आपके पास, बैलेंस्ड सेक्शन था। ये क्या था आपके पास, दिस वॉज योर बैलेंस सेक्शन। के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये तीन टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमेशा क्या रखेंगे आप, MU लिमिट, और यहाँ पर हमेशा क्या रखेंगे आप, हमेशा XU लिमिट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके पास बैलेंस सेक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात किया कौन से टाइप के, अगर मैं यहाँ पर बात किया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में बात किया, अगर मैं बात किया यहाँ पर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में बात किया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगेन ये तीनों फॉर्मूला सेम ही लिखेंगे। ठीक है, AST का क्या होगा आपके पास, तीनों फॉर्मूला जो है वो सेम ही होगा। AST का फॉर्मूला पहला वाला क्या है आपके पास, 0.36 FCK B इंटू 0.87 FY। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपके पास, XU लिमिट था, क्यों, क्योंकि आपके पास बैलेंस सेक्शन है। लेकिन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पर हमेशा लेते हैं XU, हमेशा क्या लेते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, XU क्या होता है आपके पास, लेस देन क्या होता है, XU लिमिट होता है, तो हम हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, AST का। तो AST में क्या लेंगे हम, यहाँ पर MU लिमिट था, लेकिन हम MU लिमिट की जगह क्या लेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे MU क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड में MU जो होता है वो क्या होता है, MU लिमिटिंग से क्या होता है, वो कम होता है। क्लियर, अपॉन क्या होगा ये 0.87 FY D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग की जगह क्या होगा ये XU। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, XU लिमिटिंग की जगह क्या होगा XU। थर्ड फॉर्मूला क्या है AST का, AST का हो जाएगा FCK अपॉन 2 इंटू FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU लिमिटिंग की जगह क्या पुट करूंगा मैं, MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बताया था अंडर रीइंफोर्स्ड में क्या पुट करते हैं हम, XU पुट करते हैं, लिमिटिंग सेक्शन में सारी चीज़ें हम क्या पुट करते हैं, एज अ लिमिट वाली वैल्यूज़ की पुट करते हैं। समझ में आया, तो मैं बोलूँगा आप ये वाले फॉर्मूले से जानो। ठीक है, आप हमेशा एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट का इसके पहले जो भी बताया सब भूल जाओ, आप सीधा जब भी AST आपको बोला गया है तो बैलेंस सेक्शन तो पूछेगा नहीं, जनरली अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही आएगा। तो आप बस AST का ये तीन फॉर्मूला याद रखिए, कौन कौन से, पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब होगा क्या आपको, जहाँ पर आप जब भी XU पुट करेंगे, XU आप कैसे निकालते हैं, जब भी आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब भी आप निकालते हैं तो XU के लिए कैसे करते हैं आप, C इक्वल्स टू T पुट कर देते हैं, वहाँ से आप क्या करते हैं, XU की वैल्यू आप वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए बताई है, मैं आपको चाहता था तो मैं शुरू से स्टार्टिंग में ही सीधा टॉपिक लिखता, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, और ये तीन फॉर्मूला लिख लेता। लेकिन हुआ क्या है, होता क्या है जनरली,
आरसीसी में अगर आप जब भी एक जगह से तो पढ़ोगे नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है, कहीं पर हो सकता है आपने कहीं और मटेरियल उठाया, कहीं पर हो सकता है आपने कोई रेफरेंस बुक उठाई, तो वहां पर क्या होता है, रेफरेंस बुक में आपने ये वाला फॉर्मूला देख लिया कहीं पर, वो आप बोलोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला तो मैं कहीं देखा ही नहीं हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। कोई दूसरा वो आपने बुक उठाया, वहाँ पर आपने देख लिया अंडर इनफोर्स सेक्शन का सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला दिया गया है। अब आप बोलोगे सर ये 50 कैसे आया, हमने तो डिवाइड बाई 2 पढ़ा था, मतलब 0.5 पढ़ा था, तो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसी कारण मैंने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप पीटी निकाल लो, दूसरा तरीका आप एएसटी डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, आपके पास 2 तरीके हो जाते हैं, कौन कौन से। पहला हो जाता है आपके पास लिमिटिंग कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, दूसरा हो जाता है आपके पास अंडर रीइंफोर्स्ड कंडीशन, ठीक है। तो मैंने अच्छे से लिमिटिंग कंडीशन, अंडर रीइंफोर्स्ड कंडीशन दोनों को मैंने डिफरेंशिएट करके पहले मेथड नंबर 1 बताया, जिसमें पीटी लिमिट निकालेंगे। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो पीटी लिमिट नहीं होगा, सिर्फ पीटी होगा। ये दोनों फॉर्मूले से आप क्या कर लेंगे, एएसटी को फाइंड आउट कर लेंगे, जिसमें आप देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अगर ये नहीं पसंद आया तो आप क्या करेंगे, सीधा एएसटी का फॉर्मूला, मैं अगर करूँगा तो मैं सीधा एएसटी का फॉर्मूला लिखूंगा, उतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। एएसटी का फॉर्मूला लिखूंगा, एएसटी का फॉर्मूला लिख के अगर बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करने बोला है तो मैं ये वाले फॉर्मूला लिखूंगा, अगर मुझे अंडर इनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करने बोला है तो मैं अगेन यही वाले फॉर्मूला लिखूंगा। बस जहाँ जहाँ लिमिट जो था, लिमिटिंग जो हम वैल्यू ले रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू लेंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें बोलोगे सर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया जैसे कि आपने पीटी में बताया तो सेम हो जाएगा ना। पीटी में मैंने क्या बताया था उसको भी देख लीजिए आप, एएसटी मिनिमम और एएसटी मैक्सिमम, एएसटी मिनिमम और एएसटी मैक्सिमम सेम हो जाएगा जो आपका पीटी था, ठीक है। अगर मैं बोलूं मिनिमम, या फिर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं एएसटी मिनिमम, कितना हो जाएगा, ये एएसटी मिनिमम कितना हो जाएगा आपके पास, पीटी कितना था आपके पास 85/FY, पीटी कितना था आपके पास 85/FY, तो एएसटी मिनिमम कितना हो जाएगा 0.85/FY इंटू क्या हो जाएगा आपके पास बी इंटू डी। कैसे, देखिए पीटी कितना था 85/FY, पीटी का फॉर्मूला क्या होता है AST/BD इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85/FY। मुझे AST मिनिमम निकालना है तो कितना हो जाएगा, अपॉन जो BD था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंटू जो 100 था वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.85/FY इंटू BD। ये क्या है हमारे पास मिनिमम एरिया ऑफ स्टील दोनों में, ठीक है। मतलब ये टेंशन की बात करूंगा मैं, ऑब्वियसली कंप्रेशन की क्यों ही बात करूंगा। ये क्या है हमारे पास मिनिमम एरिया AST मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम की बात किया, मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात किया, ठीक है। एक सेकंड, यहां पर मैंने गलत चीज बता दी, पीटी मैक्सिमम कितना बताया मैंने 4% ऑफ ओवरऑल एरिया बताया ना, ठीक है। ये सिर्फ 4% लिखिए आप, ठीक है। यहां पर आप सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ 4% लिखेंगे, ठीक है। पीटी मैक्सिमम कितना होता है यहाँ पर 4%। अगर मैक्सिमम एरिया की बात करूंगा तो वो वाला जो वैल्यू था वो यहाँ पर आएगा। AST अगर मैक्सिमम की बात करूंगा तो ये कितना होता है आपके पास 4% ऑफ ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसको आप ठीक कर लीजिए। अब अगर मैं पीटी मैक्सिमम की बात करूं, पीटी मैक्सिमम कितना बोला था मैंने 4%। पीटी मैक्सिमम मतलब क्या AST मैक्सिमम अपॉन BD इंटू क्या 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो AST मैक्सिमम कितना हो जाएगा, AST मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके पास 0.004 इंटू B इंटू डी, ओवरऑल है ना, B इंटू कैपिटल D, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AST मैक्सिमम इक्वल्स टू 0.04 इंटू B इंटू कैपिटल D। प्लीज़ ये थोड़ा सा PT मैक्सिमम जो था उसको ठीक कर लीजिए। PT मैक्सिमम मतलब यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके पास स्टील का 4% होना चाहिए, क्लियर है। तो AST मैक्स अगर आप निकालोगे तो कितना होना चाहिए आपके पास 0.04 BD
AST मिनिमम कितना होना चाहिए 0.85 अपॉन FI इंटू BD। अल्टीमेटली दोनों वैल्यू सेम हो गई है। आप जनरली मेथड नंबर 2 आप प्रीफर करिएगा, मेथड नंबर 2 प्रीफर करिएगा किसके लिए, AST को फाइंड आउट करने के लिए। इन केस अगर बुक में आपके पास इस टाइप से सॉल्व किया होगा तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ आइएगा कि वहाँ पर मेथड नंबर 1 से सॉल्व किया गया है। समझ में आया? तो ये क्या था, मैंने थोड़ा अलग अलग टाइप से पढ़ाया। पहले मैंने क्रॉस सेक्शन को मैंने अलग से डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को मैंने अलग से डिज़ाइन किया। बेसिकली ऐसा होगा नहीं, डिज़ाइन तो आपको एक ही साथ करना है। तो सबसे पहले वाले स्टेज में क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 1 में आप देख लोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, MU लिमिट निकालना है और MU निकालना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। जनरली आपके पास MU लेस देन MU लिमिट ही आएगा। तो वहाँ से क्या करोगे, सेकेंड वाले स्टेप में क्या करोगे आप, D रिक्वायर्ड निकालोगे। D रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, अंडर रूट MU या फिर MU लिमिट अपॉन Q इंटू FCK इंटू B। वहाँ से आपने क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। फिर आपके पास जो आएगा स्टेप कौन सा आएगा आपके पास, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। अब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट से आप AST निकाल लीजिएगा। फिर चेक करना है आपको कि AST जो आपके पास आ रहा है वो मिनिमम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और मैक्सिमम से क्या होना चाहिए आपके पास, कम होना चाहिए। ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए आपके पास, लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। इसके बाद और भी होते हैं, वो जब हम आगे डिज़ाइन करेंगे तो उसके बाद हम और बात करेंगे। मतलब ये तो सिर्फ मैं फ्लेक्चर पढ़ा रहा हूँ मॉड्यूल नंबर 2 में। इसके बाद डिज़ाइन ऑफ शेयर वही होता है, तो वो सब भी हम देखेंगे, बट उसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। ये क्या था आपके पास, यहाँ तक आपके पास डिज़ाइन के स्टेप्स थे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, तब आपको ये सब सारी चीज़ें क्या होगा अच्छे से समझ में आएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज का नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए आप पढ़ रहे हो। जो भी हमने पढ़ा है ये तीनों सेक्शन के बारे में पढ़ा है, अंडर रिइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड और ओवर रिइंफोर्स्ड के लिए। इसके बाद वाले लेक्चर में क्या होगा, सीधा सीधा एप्लीकेशन होगा। अब आपको बार बार नहीं बताते जाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, वो वाला कहाँ से आया, यहाँ पर लिमिट क्यों लिए, यहाँ पर एक्चुअल क्यों लिए, ये सब अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। इसका इतना अच्छे से नोट्स बनाइए ना कि आपको कभी भी आप भूलो ना। जो वैल्यूज़ वगैरह जो मैं लिखा हूँ 4%, 85 अपॉन FI, जो भी मैं लिखा हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैंने अलग अलग रेड पेन से लिखा कि एक्चुअल में, और लिमिट का मैंने कलर चेंज किया, तो आप उससे भी ज़्यादा बेटर नोट्स बनाइए। ठीक है, ये वाले नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन में क्या होगा, आपको फ़ायदा करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं डिज़ाइन का। यहाँ पर आपको बोला गया है कि डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन दे दिया गया है L, कितना दिया ये 6 मीटर, या फिर इसको L इफेक्टिव भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, टू सपोर्ट अ टोटल डिजाइन ऑफ 12 किलोन्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। ठीक है, आपको यहाँ पर लोड गिवन है, कितना है ये 12 किलोन्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। सेल्फ वेट मतलब आपका जो डेड लोड है उसको हटा के बोला गया है। तो मतलब ये कैसे टाइप का लोड हो गया, ये हो गया आपके पास लाइव लोड। ठीक है, सेल्फ वेट क्या हो गया आपके पास, जो डेड लोड होता है वही क्या हो गया आपके पास, सेल्फ वेट हो गया। एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट हो गया, तो मतलब ये कैसे टाइप का लोड हो गया, लाइव लोड हो गया है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट यूजिंग LSM। ठीक है, यूजिंग क्या है, LSM। अब आपको बोला गया है विड्थ इज लिमिटेड टू 250 mm। आपको विड्थ दे दिया गया है कितना, 250 mm तक आप यहाँ पर विड्थ यूज कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बोला गया लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड इज 1.5। लोड फैक्टर आपको दिया गया है, कितना है वो 1.5। अब आपको बोला गया है यूज कौन सा है, M15415। ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है M15, और ग्रेड ऑफ स्टील कितना है आपके पास Fe415। तो बेसिकली तो M15 तो मैंने आपको पहले बताया था कि RCC में M20 से नीचे तो आपको यूज़ करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो RCC का M20 से नीचे, बट फिर भी क्वेश्चन में दे दिया गया तो ले लेते हैं। M15 आपको दिया गया तो M15 से डिज़ाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इतनी सारी चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैंने आपको स्टेप ने क्या बताया था, स्टेप में मैंने आपको बताया था इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए। यहाँ पर नीड है क्या, यहाँ पर ऑलरेडी आपको इफेक्टिव स्पैन दे दिया गया है। इफेक्टिव स्पैन कितना दिया गया आपको, 6 मीटर आपको दे दिया गया है। L आपने 6 मीटर दे दिया गया है। सेकंड क्या देखना है मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा डायमेंशन। डायमेंशन की बात करूँ अगर मैं, तो मैंने आपको बताया था सिंपली सपोर्टेड के लिए अगर आप ओवरऑल डेप्थ अगर आप देख रहे हो, सिंपली सपोर्ट में अगर आप ओवरऑल डेप्थ देख रहे हो तो कितना बताया था मैंने, इफेक्टिव स्पैन अपॉन 10 ले लेना। इफेक्टिव स्पैन अपॉन 10 से
L/10 से L/15 तक की वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं कितना ले रहा हूँ, L/10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ मतलब कैपिटल D कितना हो जाएगा, 6 मीटर। 6 मीटर अगर मैं mm में देखूँ तो कितना हो जाएगा ये 6000 mm अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास 600 mm। क्लियर, ओवरऑल डेप्थ कितना हो गया हमारे पास 600 mm। अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ की बात करूँ स्मॉल d की, तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर हो जाएगा। ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव कवर कहीं पर गिवन है क्या, 30, 40, 50 कुछ भी लेने के लिए बोला गया क्या, नहीं। तो अज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पर। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि मेरी जो इफेक्टिव कवर है, इफेक्टिव कवर जो है वो कितना है, चलिए मैं 50 mm ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो स्मॉल d की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 600 माइनस 50, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 500 mm आ गया, पहला स्टेप, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सारी चीज़ें हैं नहीं एक्चुअल में क्या हो रही हैं, मैं सबको क्या किया हूँ, मैंने अज्यूम किया हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये सारी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, अज्यूम्ड वैल्यूज़ है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा एजम्पशन सही रहेगा कि नहीं। कहाँ पे चेक करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो पहला स्टेप क्लियर है, डायमेंशन हमने निकाल लिया। सेकंड स्टेप नंबर 2 में क्या बताया था मैंने, स्टेप नंबर 2 में आपको मैंने बोला था कि आप लोड कंसिडरेशन कर लेना, ठीक है। लोड का आप निकाल लेना। तो लोड क्या होगा आपके पास, लाइव लोड प्लस डेड लोड हो जाएगा। डेड लोड क्या होगा आपके पास, डेड लोड क्या होता है आपके पास, सेल्फ वेट। जो भी आपके पास जो बीम है, बीम का जो सेल्फ वेट है वही क्या होगा आपके पास, डेड लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको मैं डिनोट करता हूँ WU इंटू डी से, या फिर चलिए WD लिख लेता हूँ मैं। डेड लोड को मैं डिनोट करता हूँ WD से, ठीक है। और ये जो लाइव लोड था इसको मैं डिनोट करता हूँ WL से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव लोड और डेड लोड समझ में आया। अच्छा, सेल्फ वेट अगर मैं निकाल रहा हूँ, सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, कोई बता पाएगा क्या मेरे को, सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे। देखिए सेल्फ वेट हम हमेशा यूनिट वेट इनटू क्या करते हैं, हम वॉल्यूम करते हैं। सेल्फ वेट क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेट अपॉन वॉल्यूम। जनरली हम इसको यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हम जियोटेक में भी पढ़ते हैं कि कभी भी हम अगर वहाँ पर भी अगर आप जियोटेक में अगर आप पाइल फाउंडेशन वगैरह पढ़ रहे होंगे, पाइल फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में अगर आप शैलो फाउंडेशन वगैरह आप पढ़ रहे हैं, रिटेनिंग वॉल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे वेट ऑफ सॉइल वगैरह हमें निकालना पड़ता है। तो वेट ऑफ सॉइल कैसे निकालते हैं हम, जो भी यूनिट वेट ऑफ सॉइल का होता है इनटू हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया इंटू एक यूनिट के लिए निकालते हैं, मतलब वेट जो भी निकाल रहे हैं हम पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया इंटू लेंथ। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये जो निकाल रहा हूँ मैं ये पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। जो मैं वेट जो निकाल रहा हूँ वो क्या निकाल रहा हूँ, पर यूनिट लेंथ के लिए। तो लेंथ को मैंने कितना मान लिया, मैंने 1, तो मैंने लेंथ को क्या किया, रिमूव कर दिया। पर यूनिट लेंथ मतलब मेरे पास जो भी वेट आएगा किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ वेट क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेट इंटू एरिया। यूनिट जो होगी वो किलो न्यूटन नहीं होगी, किलो न्यूटन पर मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी रखा मैंने, 1। तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, यूनिट वेट आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, आरसीसी का यूनिट वेट हो जाता है आपके पास 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंटू एरिया अगर मैं बोलूँ तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा हमारे पास B इंटू डी। एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, B इंटू डी। बी कितना दिया है हमें, एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, B इंटू डी। यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ मत ले लेना, इफेक्टिव डेप्थ मतलब आप सिर्फ जहाँ तक रीइंफोर्समेंट आप सिर्फ वहीं तक का एरिया लियो, ऐसा नहीं है। जो वेट होगा वो तो उसके नीचे का भी तो वेट आ रहा है कंक्रीट का, ठीक है, जो स्टील के जो नीचे है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 इंटू ये कितना आपके पास मीटर में ले रहा हूँ ना मैं, तो बी कितना दिया है 250 mm दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। ओवरऑल डेप्थ कितना लिया था हमने 600 mm, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.6 मीटर। तो यहाँ से आप मेरे को बताइए सेल्फ वेट कितना है यहाँ, 25 इंटू 0.25 इंटू 0.6 करिए, कितना है आपके पास 3.75
किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। देखिए वेट क्या होता है आपके पास, यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है आपके पास, यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वेट निकाल रहा हूं तो यूनिट वेट इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन मैं कैसे यूनिट किस पे निकाल रहा हूं, पर यूनिट मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ में निकाल रहा हूं। तो एरिया इनटू लेंथ लिखूंगा मैं वॉल्यूम को, तो लेंथ की वैल्यू कितना रखा मैंने, 1 रखा, तभी मेरा क्या आ रहा है, 1 मीटर पे कितना किलो न्यूटन का आपके पास क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेड लोड आ गया 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सिमिलरली लाइव लोड आपको गिवन है, लाइव लोड कितना हो जाएगा, लाइव लोड आपको गिवन है 12 किलो न्यूटन मीटर का। तो अगर मैं टोटल लोड के बारे में बात करूं, टोटल लोड के बारे में बात करूं, W के बारे में बात करूं, तो कितना हो जाएगा ये, लाइव लोड प्लस डेड लोड, मतलब WL प्लस WD, कितना हो जाएगा ये, 12 प्लस 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन मैं हमेशा क्या निकालूंगा, अल्टीमेट वैल्यू लूंगा, मैं हमेशा क्या लूंगा, अल्टीमेट वैल्यू लूंगा। मतलब ये तो हमारे पास वर्किंग लोड है, मैं हमेशा क्या लूंगा, अल्टीमेट लोड लूंगा। तो मैं जो लोड फैक्टर दिया गया वो कितना दिया गया, 1.5। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 1.5 इंटू 15.75। वैल्यू बताइए कितनी आई है, अल्टीमेट लोड वैल्यू बताइए कितनी आई है, 23.625 किलो न्यूटन पर मीटर। कितना है हमारे पास, 23.625 किलो न्यूटन पर मीटर। प्लीज़ एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन ना मैं हमेशा फ़ोन से करता हूँ, हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है, ह्यूमन एरर, ऐसा मत बोलना अरे सर आप तो गलत कर रहे हो। कंसेप्ट सब चीज़ सही रहेगा, कभी कभी हो सकता है आपके पास माइनर क्या होगा, आपके पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। आप साथ साथ कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है, आप साथ साथ कैलकुलेट करते रहिएगा। ठीक है, सेकंड हमने क्या निकाल लिया, लोड निकाल लिया। थर्ड क्या बोला था मैंने आपको, मैंने थर्ड बोला था मोमेंट निकालने के लिए, mu। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, mu निकाल लेंगे। mu कितना हो जाएगा आपके पास, WU इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8। WU की वैल्यू कितनी आई, 23.625 इंटू एल कितना है हमारे पास, 6 का स्क्वायर अपॉन 8। mu बताइए कितना आया, कितना आ रहा है, 106.31 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप निकालिए, फोर्थ स्टेप mu लिमिट बताइए, mu लिमिट। mu लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से q क्या निकालना है हमें, किसका, F5415 के लिए q की वैल्यू कितनी होती है, 0.138। q की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0.138। तो ये कितना हो जाएगा, 0.148 हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा ये 0.138 इंटू एफ सी के कितना है, M15 इंटू 15 इंटू विड्थ कितना दिया है हमें, विड्थ दिया है 250। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ 250 इंटू डी कितना दिया है हमें, डी दिया है हमें कैपिटल डी कितना आया था 600, तो स्मॉल डी कितना आया था 550। तो हो जाएगा 550 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने किलो न्यूटन मीटर में रखा है, यहाँ पर हम न्यूटन पर mm में रखें, ठीक है, सॉरी न्यूटन इंटू mm में रखें। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालिए आप, इसकी वैल्यू निकालिए mu लिमिट की, mu लिमिट की वैल्यू निकालिए। तो समवॉट अराउंड ना 156 अराउंड कुछ आएगी, 156.67 किलो न्यूटन आएगा। इसको ना एक बार चेक कर लीजिएगा आप। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि mu जो है वो क्या दिख रहा है आपको, mu जो दिख रहा है आपको वो लेस देन किसके बराबर दिख रहा है, mu लिमिटिंग के बराबर दिख रहा है। तो मतलब हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे, हम इसको डिजाइन करेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड बीम की तरह इसको डिजाइन करेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम की तरह क्या करेंगे, इसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें निकालना है डी रिक्वायर्ड। फिफ्थ स्टेप में क्या निकालना है मुझे, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। अब ये अंडर रीइंफोर्स्ड है तो मेरा जो डी रिक्वायर्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, mu
अपॉन क्यू इंटू एफ सी के इंटू क्या हो जाएगा बी। क्लियर है? यहाँ पर अगर लिमिटिंग सेक्शन होता तो यहाँ लिखता मैं यहाँ पर एम यू लिमिट लिखता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेक्शन कैसा है, अंडर इनफोर्स सेक्शन है, तो एम यू लिमिट लिखूंगा क्या? नहीं, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एम यू, जो एक्चुअल जो मोमेंट जो आ रहा है मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो डी रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास 106.31 अपॉन क्यू कितना है हमारे पास 0.138 इंटू 15 इंटू विड्थ कितना है हमारे पास, विड्थ था हमारे पास 250। ठीक है, अच्छा ये एमएम में, ये किलो न्यूटन मीटर में, तो इसको क्या कर लेना आप 10 टू द पावर 6 कर देना। ठीक है, इसको क्या कर देना आप 10 टू द पावर 6 कर देना। क्यों? क्योंकि किलो न्यूटन मीटर में था और नीचे वाला जो था वो न्यूटन एमएम में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी न्यूटन एमएम में इसको कन्वर्ट कर देना। तो डी रिक्वायर्ड आप मेरे को बताइए, डी रिक्वायर्ड कितना है आपके पास, इसको सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए। तो आपके पास ये अराउंड 453.24 mm के करीब कुछ आ रहा है। डी रिक्वायर्ड कितना आ रहा है आपके पास 453.24 mm के करीब कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कोई गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो अज्यूम जो किया था इफेक्टिव डेप्थ, वो कितनी अज्यूम किया था मैंने 550, और मेरे पास जो रिक्वायर्ड जो है वो कितना है हमारे पास अराउंड 450। इसको लमसम आप इसको ओवरऑल 460 mm लिख लीजिए। देखिए आप डेप्थ अगर आप दे रहे हो तो एकदम आप स्पेसिफिक तो आप नहीं दे पाओगे, 453.24 ही देना है, तो आप उसको ओवरऑल में इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 460 mm। अच्छा मैं इसको कम कर सकता हूँ क्या, 453 है तो उसको 450 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, इतना रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, इतना आपके पास रिक्वायर्ड होना ही चाहिए, इससे कम आप नहीं कर सकते हो, इससे आप बढ़ा के ले सकते हो, तब आप सेफ कंडीशन में जाओगे। इससे अगर आपने कम कर दिया तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा, फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या आपके पास मिनिमम बता रहा है, रिक्वायर्ड डेप्थ मतलब इस कंडीशन में जो लोड आ रहा है उस कंडीशन में आपके पास इतना डेप्थ तो होना ही होना चाहिए। तो कितना हो रहा है वो 453, उसको मैंने बढ़ाया कितना 460 mm बोल रहा है कि इतना रिक्वायर्ड डेप्थ है। अज्यूम मैंने कितना किया था, अज्यूम मैंने किया था 550 mm। तो ऑब्वियसली मैं जो अज्यूम जो कर रहा हूँ जो रिक्वायर्ड था उससे मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ, तो मेरा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या होगा हमारे पास सेफ साइड में जाएगा। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ इन ओके कंडीशन। ठीक है, क्यों मेरे पास जो डी रिक्वायर्ड जो था, मेरे पास जो डी रिक्वायर्ड जो है वो क्या है मेरे पास कम है किससे, डी अज्यूम्ड से। ठीक है, जिससे के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ना उससे रिक्वायर्ड जो है वो क्या है कम है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये सेफ कंडीशन में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये ओके कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो मैं एक्चुअल अब कितना रखूं, जितना मैंने अज्यूम किया था, अज्यूम कितना किया मैंने 550, तो मैं उसी का रख लेता हूं। तो मैं जो क्रॉस सेक्शन जो डायमेंशन ले रहा हूं वो कितना रख रहा हूं मैं, उसको मैं लिख रहा हूं b इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 250 दिया हुआ है, स्मॉल d कितना है हमारे पास 550 mm मैंने अज्यूम किया था, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो आप डी रिक्वायर्ड है इतना ही मत लेके चलना, ये तो आपको बोला है इतना होना चाहिए, तो जितना होना चाहिए उतना ही थोड़ी देंगे हम, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे ना। तो एक्चुअल हम जो प्रोवाइडेड जो कंडीशन है वो कितना दे रहे हैं हम 550 दे रहे हैं, तो ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा हमारे पास 600 mm। अगर मैं उसको इफेक्टिव कवर को मैंने क्या किया ऐड किया, तो समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आया, क्रॉस सेक्शन तक। अपन बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, अपन बात करते हैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की। तो हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन देख लिया, कितने बाय कितने का आया 250 बाय 600 का क्या है हमारे पास क्रॉस सेक्शन है। तो जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है हमारे पास 250 बाय 600 का, ओवरऑल डेप्थ है ना 600 का, क्या है हमारे पास क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या है हमारे पास, कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने मेथड नंबर 2 से बता रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले से। AST का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AST का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्ट अगर मैं देखूँ
तो कितना हो जाएगा mu अपॉन 0.87 FY इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU। एक ये वाला फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था कौन सा, AST इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू XU अपॉन 0.87 FY इंटू, बस ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखे थे हम, एक और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AST इक्वल्स टू FCK अपॉन 2FY, ठीक है। FCK अपॉन 2FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से मैंने डील किए थे। अब ये तीन फॉर्मूला में कोई सा भी आप ले सकते हो। देखिए ये क्या है आपके पास, अंडर इनफोर्स सेक्शन है, अंडर इनफोर्स सेक्शन है, तो मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर जो आप वैल्यू लोगे ना, जो आप वैल्यू लोगे वो एक्चुअल वैल्यू लोगे, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं लेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर हमेशा एक्चुअल वैल्यू लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले से ही अगर मैं देखूं, पहले वाले फॉर्मूले से अगर मैं निकाल लूं, एक्चुअल XU कैसे निकालते थे हम, XU लिमिटिंग का फॉर्मूला तो आपको पता था। एक्चुअल XU का मैंने क्या बताया था, जब भी आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब भी आप निकाल रहे हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं जब भी, तो कैसे निकालते थे आप हमेशा C इक्वल्स टू T करते थे। पुराने लेक्चर में आप जाके देखिएगा, मैं आपको बताया था। तो C कितना होता था 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो XU कितना होता था आपके पास 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। यहाँ से हम क्या करते थे, हम यहाँ से XU की वैल्यू निकाल लेते थे। तो अगर मैं AST अभी निकालना चाह रहा हूँ, अभी मैं अगर AST निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो XU जो है, XU की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, XU की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। XU की जगह पे मैं ये वाला इक्वेशन पुट कर दूंगा। MU मुझे पता है, MU की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 106.31 किलो न्यूटन मीटर, बाकी 0.87 FY पता है 415, स्मॉल डी हमने निकाला कितना, कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव पावर मतलब 550 माइनस 0.42 इंटू XU। तो XU की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए और उसके बाद आप क्या करिए, मुझे दोबारा उसकी वैल्यू बताइए। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरे को बताइए। MU इक्वल्स टू, उल्टा लिख सकता हूँ 0.87 FY AST इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU। यहाँ पर XU की वैल्यू पुट किया मैंने, कितना हो जाएगा ये 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 इंटू ये कितना आ रहा है हमारे पास 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में आप देखिए सारी चीज़ें आपको पता है, MU भी आपको पता है, ठीक है, आपको FY पता है, आपको बस क्या निकालना है, आपको यहाँ पर बस AST निकालना है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, AST निकालना है। बाकी B पता है, FCK पता है, FY पता है, D पता है, सारी चीज़ें पता है, सिर्फ एक अननोन है, AST अननोन है। और इक्वेशन कितने हैं हमारे पास, एक ही इक्वेशन है, तो वन इक्वेशन वन अननोन। आप मेरे को AST बता सकते हैं क्या, AST की वैल्यू कितनी आई है, आप मेरे को AST बता सकते हैं कितनी आई है। चलिए मेरे को AST बताइए कैलकुलेट करके, AST मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितनी आएगी। यहां से आप इसमें को इस इक्वेशन से आप मेरे को, एक ही अननोन है AST और इक्वेशन कितनी है हमारे पास, एक अननोन एक इक्वेशन आप मेरे को सॉल्व कर देंगे। तो आप मेरे को यहाँ से इक्वेशन में मेरे को बताइए, वो देखिए आप उस इक्वेशन में आप मेरे को बताइए AST की वैल्यू कितनी आई है, सॉल्व करिए उसको। तो जो AST की वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई आपके पास 611.25 mm²,
ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूले को यूज़ करके AST निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बस क्या है कि यहाँ पर हमें एक्चुअल XU डालना है। एक्चुअल XU आप कैसे निकाले थे, C = T कर दिए थे, आपको यहाँ से एक्चुअल XU मिल गया था। अगर XU लिमिट अगर निकालना होता तो सीधा XU लिमिट = K × D करते अगर हम बैलेंस सेक्शन प्रोवाइड करते तो, लेकिन अब ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो हम यहाँ पर जो XU की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकाल रहे हैं हम, C = T करें तो हमें यहाँ से XU की वैल्यू मिल गई है। तो AST कितना है हमारे पास 611.25 mm²। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट जो आया है, आप मेरे को बताइए कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे, आप मेरे को बताइए कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ 16 mm के बार्स की, ठीक है, या फिर चलिए 12 mm बार्स बोल देता हूँ। मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ 12 mm बार्स, ठीक। AST कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर इंटू एरिया ऑफ 1 बार, टोटल नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ 1 बार, कितना हो जाएगा ये π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। एक बार का एरिया कितना होगा, π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ बार कितने रखे हैं उसको मैंने बोल दिया n। AST हमने निकाल लिया, कितना है हमारे पास 611.25। तो यहाँ पर AST की वैल्यू रखा मैं 611.25 = n इंटू 1 बार का एरिया कितना हो जाएगा π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। तो आप मेरे को यहाँ से n बताइए, n कितना आएगा, यहाँ से मेरे को n बताइए कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना आ रहा है आपके पास 5.4। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल 6 बार्स मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर अगर मैं 12 mm की जगह अगर मैं यहाँ पे 16 mm की बार्स रखूँगा तो ये जो नंबर ऑफ बार्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। 16 की जगह मैं 20 रखा तो नंबर ऑफ बार्स क्या हो जाएगा मेरे और कम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने बोला कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, MU लिमिट वगैरह, MU लिमिट दोनों कंपेयर करके देख लीजिए कि ये बैलेंस सेक्शन में आपको बनाना है कि आपके पास MU लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है MU से। तो अगर MU लिमिटिंग से कम है तो आप अंडर इनफोर्स सेक्शन में जाना। अंडर इनफोर्स सेक्शन में जाओगे तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन देख लेना, जो आपके पास डी रिक्वायर्ड जो होगा, जो भी आप अज्यूम करोगे उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपका सेक्शन क्या आपके पास सेफ है। दूसरी चीज़, जब भी आप एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकालेंगे अंडर रिइंफोर्स के लिए तो हमेशा यहाँ पर आप एक्चुअल वैल्यू को यूज़ करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको आप हमेशा बैलेंस सेक्शन में यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब अगर मैं एक्चुअल निकालूंगा तो मैंने आपको पुराने लेक्चर में आपको बताया था एक्चुअल एक्सयू कैसे निकालते हैं हम, C = T करके हम एक्चुअल एक्सयू की वैल्यू निकालते हैं। उसकी वैल्यू आप तीनों में से आप कोई भी जगह पे आप उसको यूज़ कर लेना तो आपके पास इजीली आ जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे AST अगर ये वाले फॉर्मूले से निकालते ना तो हमारे पास और इजीली क्या होता, हमारे पास आंसर आ जाता, लेकिन फिर भी टफ वाले से मैं सॉल्व कराया ताकि आपको सारी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर मैं MU डायरेक्टली प्लेस कर देता, MU की वैल्यू 106.31 जो आई है उसको मैं डायरेक्ट प्लेस कर लेता, बाकी मुझे यहाँ पर XU निकालने की नीड नहीं थी। तो ये वाला जो आपके पास जो आंसर रहेगा सबसे इजीली आपको मिल जाएगा। बस आपके पास ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इन केस नहीं भी याद होगा तो ये आपके IAS कोड में है। क्लियर। तो डिजाइनिंग कुछ आपको इस तरीके से करना है, पहले क्रॉस सेक्शन देखना है, उसके बाद एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट देखना है, बाकी फ्लेक्चर के लिए मैंने आपको बता दिया, शेयर वगैरह के लिए अपन नेक्स्ट मॉड्यूल में देख ही लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो लेक्चर था आपके पास जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया पूरा जो डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको अच्छे से बताया। मैं चाहता हूँ आप इसके नोट्स ना बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाएं ताकि आपके लॉन्ग टर्म में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।